नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही थी, जिसमें टोटल 35 वीडियो आने वाले थे, उन 35 वीडियो में से आज आप 29वीं नंबर की वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 28 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे ताकि आपको तैयारी एक नए लुक में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेरी रहता है कि भाई वेंडर चेंज हो गया है तो ये कंटेंट जो है हम पढ़े कि ना पढ़ें। तो हमारा जवाब है आप 100% पढ़िए, और अगर मैं सही हूँ तो टीसीएस से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वेंडर के साथ भी मिला के दूंगा इन्हीं अपने कंटेंट के जरिए, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया घमंड नहीं, अपने पे भरोसा है। और मैं जो रिसर्च करके क्वेश्चन आपको देता हूँ आज तक, है ना, प्रीवियस में हमने करीब 5-6 एग्जाम के लिए क्लासेस चलाए और बहुत कम लेस कंटेंट में, यानी कि भर दिन पढ़ाता रहा, है ना। अधिक से अधिक 20, 25, 30 वीडियो में मैं एक एग्जाम को लपेटा और 80 से 85% क्वेश्चन तो मिला के दिया था। आने वाले वेंडर के साथ भी मैं वही गारंटी लेता हूँ कि ज़रूर आएगा, है ना। और अगर आप किसी के चक्कर में हैं कि भाई क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, तो बात तो ये सही है कि अभी किसी को पता नहीं है कि क्या पूछेगा, लेवल क्या रहेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि पूछेगा ताजमहल आगरा में है तो उसकी आंसर जो है ना, प्रयागराज नहीं होगा, आगरा ही होगा, ठीक है। तो इसी दम पे मैं बता रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल ना भटके, अपनी पढ़ाई जैसा है वैसा रखिए, ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में ना जाइए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अरे भाई किसी को पता नहीं है, जमे में बता दिया, आप लोग जो अब समझदार खुद ही है। बाद में कि मैं बता दूं कि हमारा जो प्रीवियस पीडीएफ है उसे आपको रिलीज नहीं करना है, पढ़ते रहना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जब एसएससी ने पैटर्न चेंज किया, वेंडर चेंज किया, तो पढ़ने वाले बच्चे को बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी को पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टुडे एग्जाम में जो फैक्ट आपको दिया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपका एक जीता जागता उदाहरण है कि मैंने यूपी पुलिस के लिए क्लासेस चलाया था और आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए से आए, मात्र 22 वीडियो से ये आपके समक्ष ही था, जबकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यूपी में कौन एग्जाम कराता है, किसके द्वारा कराया जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, ठीक है। फिर भी कराया था, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना चलाया है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आप सभी जानते हैं। अब ये योजना जो है काफ़ी बार आप हमारे मुंह से सुने होंगे। इसमें 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, 3 गुने 2,000 रुपया, है ना। और कितने महीने के गैप पे हो जाता है, तो 4 मंथ के गैप पे हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे, इसी के जैसा कहिए, है ना, एमपी सरकार ने एक योजना चलाया जिसका नाम है किसान कल्याण योजना, ठीक है। तो ये एमपी आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सरकार ने जो किसान कल्याण योजना चलाई, जब वो पहली बार चलाए थे तो इसमें 4,000 रुपये की राशि तय किया गया था, जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में दी जाती थी। लेकिन अब इस राशि में सेम 6,000 रुपया जैसा किसान सम्मान निधि योजना में है वैसे ही कर दिया गया है। अर्थात मध्य प्रदेश में जो किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उनका लाभ ले रहा है, तो उनको किसान कल्याण योजना की भी लाभ मिलेगी और सालाना 12,000 रुपये की इनकम होगी सरकारों के द्वारा, यानी 6,000 केंद्र सरकार और 6,000 एमपी सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार की अन्य योजना में आएंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कल्याणी पेंशन सहायता योजना, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इन सभी योजनाओं को पास्ट में हमने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि जो मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, इसमें एज फैक्टर क्या है, तो 18 से 29 वर्ष है। पास्ट में हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इन तीनों में हमने एज फैक्टर वाली बात कर ली है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, ठीक है। इनके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना में क्या होती है कि जो किसान हैं उनको सौर ऊर्जा से संचालित इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। पास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया रूफटॉप योजना,
ठीक है। तो ये रूफटॉप योजना भी जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये भी सौर ऊर्जा से ही संबंधित है। और सौर ऊर्जा आप सभी जानते हैं क्या होता है। प्रधानमंत्री वाणी योजना की शुभारंभ 2020 में हुआ था। ये वाणी योजना जो है ये क्या है, तो ये जो है सार्वजनिक स्थल पे वाईफाई कनेक्शन से संबंधित है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो एक आपका पॉपअप मैसेज आता है कि भाई यहाँ वाईफाई अवेलेबल है, तो ये जो है ये इसी योजना के थ्रू जो ना हर जगह लगाया गया। इनके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे वाईफाई वाणी योजना आने के बाद ही हुआ, इससे पहले ही हो गया था। ठीक है भाई, ये बात भी ध्यान रखना। लेकिन जो है तेजी जो सार्वजनिक स्थल पे वाईफाई वाला काम हुआ, ये वाणी योजना का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना में क्या हुआ कि जो कोरोना वायरस आया और जो विश्वव्यापी मंदी आए, तो उसमें भाई स्वाभाविक सी बात है इंडिया में भी आए, तो खास करके जो फुटकर विक्रेता है, जो रोड के किनारे विक्रेता है ना, उनकी जो धंधा चौपट हो गई, तो उनको धंधा पुनः जो है रिवाइव करने के लिए उन्हें जो है एक छोटी सी आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है स्वनिधि योजना के थ्रू। इनके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना की शुभारंभ भी 2020 में हुआ था। इसमें जो है अत्यधिक गरीब हैं उनके जो है फ्री में अनाज दिए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश लेकर की जाने वाली नृत्य शैली कौन सी है। झारखंड का नृत्य होना चाहिए और महिला जो है कलश या फिर जो जल के पात्र हैं उन्हें लेकर के नृत्य करते हैं, तो उस नृत्य का नाम है कड़सा। कड़सा नृत्य आपके पास्ट में सीपीओ 2019 में पूछा गया है। इसके अलावा ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है। ये रेलवे के अंदर भी पूछे गए हैं और एसएससी के अंदर भी पूछे गए हैं। ये कड़सा नृत्य को ध्यान रखेंगे, झारखंड का है। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा जल की पात्र लेकर जो नृत्य किया जाता है उसे चरी नृत्य कहते हैं। कई बार आपसे पूछा गया है चरी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से है। राजस्थान के अन्य नृत्य में बात करेंगे तो एगो सबसे फेमस जो पूछा जाता है ये है कलबेलिया। कलबेलिया नृत्य को गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। गुलाबो सपेरा एक आदमी का नाम, मतलब औरत का नाम है, ठीक है भाई, तो इसी के नाम पे है गुलाबो सपेरा, ठीक है। इनके अलावा गुलाबो सपेरा, सही बात है। इनके अलावा केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली में स्वांग या मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है ना। जो आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं 8, उसमें जो कथकली है उसमें मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले भी पूछे गए हैं। मयूरभंज में जो छौ होती है, मयूरभंज का छौ, क्योंकि छौ 3 जगह होता है। एगो सरायकेला में होता है, जो सरायकेला आपका झारखंड में है। एगो पुरुलिया में होता है, ये पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल में है। और एगो आपका मयूरभंज का छौ होता है जो आपका उड़ीसा में होता है। तो जो मयूरभंज का छौ होता है यहाँ पे मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाद बाकी सरायकेला और पुरुलिया के छौ में मुखौटा का इस्तेमाल किया जाता है। मिजोरम में की जाने वाली एक नृत्य है जिसका नाम है चेराव नृत्य। इसे ही बैम्बू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बांस के स्टिक को लेकर के जो है डांस किया जाता है। इसके अलावा ब्रीटा डांस, ये ब्रीटा डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने 3 साल के दौरान इसे 3 बार रिपीट किया है। इसे हम जो है इम्पोर्टेंट कैडर में रखेंगे। ब्रीटा डांस क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली ये नृत्य है, खास करके इस उद्देश्य से कि उनके बच्चों में संक्रामक रोग को जो है फैलने से रोका जाएगा इस डांस से, ऐसा मान्यता है, ठीक है भाई, खास करके चेचक। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अन्य नृत्य में आएंगे तो टूसू पर्व काफ़ी बार पूछे हैं एसएससी ने, गंभीरा डांस, लाठी नृत्य इत्यादि शामिल है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा झारखंड में फसलों के बोए जाने से पहले अच्छी फसलों के कामना से, है ना, अच्छी फसलों हेतु या फिर अच्छी फसलों की कामना से जो त्यौहार मनाया जाता है उस त्यौहार का नाम है दादा रोहिणी। इसे भी ध्यान रखेंगे, किधर गया रोहिणी, इधर है, रोहिणी नाम भी होता है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में प्रमुख आदिवासी त्यौहार है सरहुल, इसे भी ध्यान रखेंगे। झारखंड के अन्य लोक नृत्य में झूमेर, पाइका, डोमकच और छौ इत्यादि, ठीक है दोस्तों, है ना दोस्त। इनके अलावा कोलंग कपिली नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदियों में से है।
कोलंग और कपिली। ठीक है भाई, उस दिन मैंने आपको जोंक और तेल नदी बताया था। इस प्रकार की नदी जो अटपटा सा लगता है आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलंग और कपिली नदी है, ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है किसका भैया, ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी प्रणालियों में सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसे हम लोग पढ़ते हैं उनमें ब्रह्मपुत्रा सबसे लंबी है, यहाँ तक कि ये सतलज से भी लंबी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हाँ ना, हाँ हो जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्रा जो है आंसर है इसका, कपिली नदी सहायक में आ जाएगा। उत्पत्ति कहाँ से होती है इस ब्रह्मपुत्र का, तो चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है, जो मानसरोवर तिब्बत में है ना, मानसरोवर तिब्बत में है। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, असम का शोक कहते हैं। माजुली जो रिवर आइलैंड है, जो दुनिया में सबसे बिगर है ना, बिगेस्ट कहिए है ना, इससे बड़ा नहीं है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, तो ये भी आपका माजुली ब्रह्मपुत्रा में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी सिंधु से भी अधिक लंबी है ना, सतलज से भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा ये तीनों के तीनों कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। हालांकि ग्लेशियर अलग अलग है, जिसमें चेमाड्यूंग से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। ठीक है, कुछ हिमालय के नदियों में और देखें जिसे हम इंडिया में रीड करते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, ये है भैया गंडक नदी, गंगा नदी गोमुख हिमानी या फिर गंगोत्री से निकलती है, और दो धाराओं अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलती है तो गंगा कहलाती है। गंगा नदी प्रणाली पढ़ा दिए हम किसी वीडियो के माध्यम से, छोटा सा टाइम लेके। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, कोसी नदी, सतलज नदी, ये सभी हिमालयी नदी है। मैं यहाँ पे 2 सेकेंड का समय लेके एक बात बताना चाहूँगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय की नदी और आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदी, पेनिनसुलर इंडिया की नदी में जो है ना क्या फ़र्क है, तो मेरा कहना है कि हिमालयी नदी जो है 12 मासी नदी होती है। इसके कारण है ये वर्षा से भी पोषित होती है, चूँकि हिमालय बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, और बलित पर्वत होने के कारण इनके ग्लेशियर से भी इनको जलराशि प्राप्त होती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है लगभग पूर्णतः वर्षा पे ही डिपेंड होती है, इसीलिए यह साल के 12 माह जो है इसमें जल नहीं रहती है, जल सूख जाती है। वर्षा में ज़्यादा रहेगी, वर्षा के समय के बाद कम हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है, ये पानी इसका साफ रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। इधर की पानी जो है चूँकि इसमें हमेशा फिल होता रहता है तो थोड़ा सा मटमैला रहेगा, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। स्पीड की बात करेंगे तो दोनों में जो है हिमालयी वाला का स्पीड ज़्यादा होगा, ये सब कुछ बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन बने थे पास्ट में। उत्पत्ति हिमालय की कैलाश पर्वतमाला है ना, ये आपको बता दिया किसकी, ब्रह्मपुत्र की ही बात हो रही है। तिब्बत में इसका नाम है त्यांगसांगपो या फिर इसे ही सांगपो भी कहते हैं, है ना। चीन में इसे यारलुंग जांगबो कहते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग, और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जानते हैं। देखिए कितनी विविधता है इस नदी को लेकर, हर जगह इनका नाम बदल रहा है, ध्यान रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन आने वाले में से हैं। यह गुजरता कहाँ से है, तो भारत में, तिब्बत से तो निकलती ही है, भारत में आता है, भूटान भी जाता है, बांग्लादेश भी जाता है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम से होकर गुजरती है। सहायक नदियाँ की बात करें, है ना, तो धनश्री, लोहित, दिबांग, बूढ़ी दियांग, कोलंग, कपिली। दाहिने किनारे से जो मिलेंगे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता, रैदाक। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है, जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगा। ब्रह्मपुत्र जो है वाइटल आपका जो है हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। इनके अलावा दुनिया का पहला फास्ट बॉलर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर दुनिया के 3 सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट विकेट टेकर में शामिल हो गया है। ये अभी अभी कारनामा हुआ है, चूँकि मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम 2-3 महीने 1.5 महीने के बाद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जेम्स एंडरसन तेज बॉलर हैं और इस प्रकार के कारनामा करने वाले पहले पेसर हैं, पहले फास्ट बॉलर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा है जो टेस्ट सीरीज, जिसमें भारत की
जीत हुई है। कुलदीप यादव का विकेट लेकर जेम्स एंडरसन ने अपने कैरियर का 700वां विकेट हासिल किया। इस प्रकार 700 विकेट तक पहुंचने वाले ये पहले तेज गेंदबाज है। आपको याद होगा कि भारत ने अपना 1000वां मैच किस देश के साथ खेला, तो ये भी एक आंसर था, वेस्ट इंडीज। वैसे ही प्रकार का इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स एंडरसन ने अपना 700वां शिकार किसके रूप में किया, तो आपका आंसर होगा कुलदीप यादव। ठीक है भाई, जेम्स एंडरसन किस देश के हैं, इंग्लैंड के, आप सभी जानते हैं, है ना। टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है मुथैया मुरलीधरन के हैं। खाली टेस्ट क्रिकेट में ही नहीं, वनडे क्रिकेट में भी सबसे अधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन ने ही लिया है, श्रीलंका के स्पिनर, है ना। इनके अलावा द्वितीय स्थान पे है स्वर्गीय शेन वार्न, जिन्होंने 708 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब हमारे बीच नहीं है शेन वार्न इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इनके अलावा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लिए हैं कौन भैया, अनिल कुंबले साहब, है ना, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं और इनके समीप में अभी फिलहाल कोई नहीं है। स्वतंत्र भारत में टेस्ट क्रिकेट में पहला कप्तान जो था वो कौन था भैया, लाला अमरनाथ, और लाला अमरनाथ ही पहले टेस्ट सेंचुरियन थे आपका भारत में, तो ये बात भी ध्यान रखना है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक रन किसने बनाए, सचिन तेंदुलकर। ये भारत के लिए ही नहीं, ये दुनिया में सबसे अधिक वनडे क्रिकेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, है ना। सबसे अधिक विकेट भारत के लिए अनिल कुंबले, है ना, और सब पहला शतक जो है टेस्ट वनडे क्रिकेट में कपिल देव ने लगाया था। पहला शतक, वनडे क्रिकेट की बात हो रही है तो पहला शतक कपिल देव ने लगाया था भारत के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2 बार भारत जीत चुके हैं, 1983 और 2011 में। 1983 में कपिल देव की अगुवाई में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। 2011 में 3 देशों में मैच कराए गए थे, जिसमें इंडिया था, बांग्लादेश और श्रीलंका। लेकिन जो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता और भारत उपविजेता रहे, तो ये पूर्ण रूप से इंडिया में कराए गए थे। और अगले साल यानी 2025 में, है ना, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप भी भारत में होगी। तो ये सब कुछ बात जरूर ध्यान रखना। दुनिया में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन लगाने वाले 3 बल्लेबाज सचिन हैं, कुमार संगकारा और विराट कोहली 3 नंबर पे। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का जो अब रिकॉर्ड है, ये आपके विराट कोहली के नाम है। पहले सचिन तेंदुलकर के नाम हुआ करता था 49, अब ये 50 बना लिए थे वर्ल्ड कप के समय ही। इनके अलावा वनडे क्रिकेट में दुनिया में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने 534 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का वसीम अकरम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके किसके बीच हुआ, तो 1 दिवसीय कहेगा मतलब वनडे फॉर्मेट वाली कहेगी तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इतना कोई क्वेश्चन पूछे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके बीच हुआ और इंटरनेशनल ऑफिशियल मैच जो है किसके बीच हुआ, तो आप कहोगे कनाडा और अमेरिका के बीच में हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं न तो कनाडा है गेम में और न अमेरिका है गेम में, मतलब विस्तृत रूप से छोटे मोटे तो पैमाने पे तो खेल ही रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार जो इंटरनेशनल मैच हुआ था वो आपका मतलब आधिकारिक तौर पे, जैसे आजकल 2 देशों के बीच होता है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ था। ओडीआई और टेस्ट कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और क्रिकेट के जन्मदाता कहेंगे तो इंग्लैंड होगा। बहुत ही विविधता यहाँ भी है, ध्यान रखें, संभल के एग्जाम देना है भाई। ठीक है, इसके अलावा 1971 में, जबकि पहला टेस्ट की बात हो रहा है 1971 में, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच अमेरिका और कनाडा के बीच 1844 में ही खेला गया था। पहला टेस्ट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। थोड़ा फिर से इस लाइन को देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए 1971 में पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच, फिर है ना 1877 में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, और 1844 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जिसका कुछ भी नाम नहीं है, न तो टेस्ट, न ओडीआई, न T20, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच हुआ था। अब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा क्रिकेट का जन्मदाता मैंने बता दिया भैया, इंग्लैंड होते हैं। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था पुरुष वाला, T20 वर्ल्ड कप 2009 में महिला वाला, T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगी, T20 वर्ल्ड कप महिला 2024 में ही बांग्लादेश में होगी। ठीक है ना। चलते हैं, 1 मिनट समय लेकर थोड़ा सा बता दें आप लोगों को, पीडीएफ के लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, खास करके एसएससी, बीएसएससी, यूपीपी का एग्जाम फिर से देना है जिनको भी, तो मैं बता दूं
अपने पास PDF अवेलेबल है। अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम SSC का आपके टारगेट पे है, जैसे MTS, GD, CPO, CHSL, CGL कुछ भी, तो आपने 70 रुपये की PDF बाय करना है। 70 रुपये की PDF में आपको हमारे 113 क्लास के जो है एक्स्ट्रा फैक्ट वाली PDF मिलेगी, प्लस आपको 20 टॉपिक बैच की PDF दिया जाएगा इस खरीद के साथ। इसके अलावा बिहार SSC का एग्जाम देना है, 35 रुपया में मिल जाएंगे आपको 40 क्लास के PDF, जिसमें आपके 28 क्लास हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देना है, 35 रुपया में आपके मिलेंगे 25 क्लास की वीडियो, पूरी तरीके से रेडी है, आपको जब भी पे करोगे तभी दे दिया जाएगा। और अगर आप कोई पूरा लेना चाहता है तो 100, कोई भी 2 स्कीम लेना चाहता है तो 90, आप लोगों के ऊपर है, जो भी चाहिए ले सकते हैं। ये आपका मोबाइल नंबर है, या फिर इसी मोबाइल नंबर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अभी 50-25 मत देखिए, जब मेरिट में नाम आ जाएगा तो ये आपके लिए बहुत न्यूनतम राशि हो जाएगी, और वैसे भी न्यूनतम राशि ही है। बताइए ना, 50-25 में क्या होता है जी आजकल। 999 के कोर्स वाला का कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी भी लिया हूँ, ये भी आप जान सकते हैं। वर्ष 2023 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2023 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये कुल कितने भाषा में दिए जाते हैं, तो आप कहोगे जो संविधान के अंदर जो है हमारा 22 भाषा इसमें तो दिए ही जाते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश प्लस राजस्थानी में भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी के लिए जो 2023 में दिया गया, 2023 के लिए दिया गया हिंदी भाषा में, ये संजीव को दिया गया था। ठीक है, संजीव को दिया गया था। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के उपन्यास मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन, नहीं भैया, खाली मुझे पहचानो, है ना, तो इसके लिए संजीव को दिया गया था। वहीं अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी हेतु, ये किताब का नाम है, इन्हें दिया गया था। उर्दू भाषा में जो है सादिक नवाब को दिया गया था। तो ये जो है तीनों, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, जरूर याद रखें, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, साहित्य अकादमी को लेकर। साहित्य अकादमी अवार्ड की शुरुआत जो है 1954 में किया गया था। यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। टोटल 24 भाषा में 24 कौन से भाषा हैं, तो 22 संवैधानिक भाषा, साथ ही साथ अंग्रेजी और राजस्थानी, तो मिलके हो गए 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विजेता कौन थे, तो सबसे पहले विजेता माना जाता है इनके R.K. नारायण, जिनके किताब उपन्यास गाइड के लिए इन्हें 1960 में दिया गया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है शुरुआत 1961 में हुआ था, लेकिन पहला पुरस्कार सेम इसी प्रकार का है कि भाई गैप है बीच में, 61 से 65 में पहला पुरस्कार जो है मिला था शंकर कुरूप साहब को मलयाली भाषा के लिए। 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई है, ये अभी मिला नहीं है, सिर्फ घोषणा की गई है, या फिर कहिए कि रिसीव नहीं हुआ है, महात्मा की सब कुछ हो गया है कि इनको दिया जाएगा। तो ये रामभद्राचार्य और आपका गुलजार को दिया जाएगा। गुलजार आप सभी जानते होंगे, हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए गुलजार, संगीत से जुड़े हुए हैं। इनका पूरा नाम भी बताया था, संपूर्ण सिंह कालरा जो है इनका ओरिजिनल नाम है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया है, और व्यास सम्मान की शुरुआत और सरस्वती प्राइज की शुरुआत, दोनों की शुरुआत 1991 में भी होता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी खेल के जो 3 अवार्ड हैं उनके भी इस भी आपके एग्जाम में आता है, जैसे अर्जुन पुरस्कार 1961, है ना। उसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991, है ना, और एक आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा। खेल वाला पुरस्कार है जिसमें द्रोणाचार्य जो है सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। इनके अलावा हाल में ही प्राप्त जानकारी अनुसार भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई है, ये लेटेस्ट डाटा है ना। तो बेरोजगारी दर जो है घटकर 3.1 से 3.2 के मध्य, यानी अगर आपके ऑप्शन में 3.1 है तो ये सूटेबल है, अगर 3.1 नहीं है तो एक आर्टिकल में 3.2 भी छपा है। तो 3.1 से 3.2 के बीच में जो है हाल में बेरोजगारी दर बताया गया है। किस वर्ष में, किस वर्ग में, तो 15 वर्ष से अधिक एज वाले ग्रुप में। ठीक है भाई, तो ये ध्यान
रखेंगे। इसके अलावा 2019 में एनएसओ को बनाने के लिए किन दो संस्थानों का विलय किया गया, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही पढ़ा रखा हूं। एनएसएसओ और सीएसओ को जो है मर्ज करके एनएसओ बना दिया गया। ठीक है। कोरोना महामारी के कारण देश में सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में उत्पन्न हो गया था, तो हरियाणा में। देखिए कोरोना जो महामारी था उसके कारण बेरोजगारी पूरे दुनिया में हुई, इंडिया में भी हुई, लेकिन इंडिया में भी सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर हुआ, जहां 34.1% यानी 35% के करीब बेरोजगारी पहुंच चुका था, है ना। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है और सबसे कम जो है वन है क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था, योजना आयोग की स्थापना 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता था, तो डाटा का अनुमान लगाता था, है ना। योजना आयोग क्या करता था, तो योजना बनाता था और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता था, तो उन बनाए गए योजना को पूर्ण रूप से अनुमोदित कर लागू करवाने का काम करता था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान एक अलग चीज है जो कोलकाता में 1931 में स्थापित किए गए थे। पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो आपका अर्थशास्त्री है उनके द्वारा। ठीक है भाई, पीसी महालनोबिस पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध बडकुमनाथन मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये बडकुमनाथन मंदिर जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, खास करके रेलवे में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि त्रिशूर पूरम नामक त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम नामक त्योहार जो है ये आपका केरला में मनाया जाता है और खास करके इसी बडकुमनाथन मंदिर में ही मनाया जाता है। इसके अलावा केरल राज्य में मनाए जाने वाली पारुमाला पेरुनाल एक त्योहार का नाम है जो ईसाई धर्म से संबंधित त्योहार है और ये भी 10 दिनों तक चलती है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। अभी मेरे ख्याल में रमजान की महीना चल रहा है ना, तो इसी प्रकार से ये ईसाई धर्म की 10 दिनों की त्योहार है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिहाज से। रमजान भी काफी दिन तक चलती है जो इस्लाम धर्म से त्योहार है, इस्लाम धर्म का पवित्र त्योहार है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। इनके अलावा केरल में 10 दिनों तक चलने वाली त्योहार है ओनम। ओनम ये भी फसल से संबंधित त्योहार है। इनका जो है केरल के अंदर ओनम भी कहते हैं, थिरुवोनम भी कहते हैं, जो मलयाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसमें राजा महाबली की पूजा होती है। अगर ऑप्शन में ना हो तो भगवान विष्णु से भी काम चला लेना। बाद में कथकली जो होती है, मोहिनी अट्टम जो होती है केरल की शास्त्रीय नृत्य, उसमें भी भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो दोनों में मैंने एक ही साथ बताया था कि दोनों में ओवरऑल जो देवता है भगवान विष्णु है, लेकिन इसमें राजा महाबली भी लिखते हैं किसमें, ओनम में। ठीक है, इसके अलावा जो ओनम की त्योहार है, इस त्योहार के अवसर पे बोटों का जो रेस की प्रतियोगिता होती है आयोजन किए जाते हैं केरल के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो तमिलनाडु के अंदर पोंगल की त्योहार होती है, तो इसी पोंगल की त्योहार के अवसर पे जो है आपका है ना जलीकट्टू खेल होता है, तो इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा केरल में मकर संक्रांति के समय जो त्योहार मनाते हैं उनका अपना मलयाली भाषा में नाम दिया गया है, जिनका नाम है मकर विलक्कू। और केरल में जो नववर्ष होता है ये मलयाली नववर्ष को हम बीसू के नाम से मनाते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, मकर संक्रांति वाला और नववर्ष वाला। केरल में एक अट्टुकल भगवती मंदिर है जहाँ पे प्रतिवर्ष अट्टुकल पोंगल का त्योहार आयोजित किया जाता है महिलाओं के द्वारा। देखिए खाली पोंगल तमिलनाडु बता दिया था, पोंगल थाईपुसम है ना, ये सब जो है कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर होता है। लेकिन जो अट्टुकल पोंगल है ना, ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पास्ट में एसएससी ने तो कई बार पूछा है। तो ये आपका जो है केरल में होता है, अट्टुकल भगवती मंदिर केरल में है। भारत का सबसे पुराना मस्जिद आपके एग्जाम में आया था 2022 और 23 दोनों में आया था। 2022 में जीडी में आया था, 23 में एमटीएस में आया था। तो ये शेख चिरामन जुमा मंदिर है, मस्जिद है, माफ कीजिएगा, ये केरल में है। भारत में सबसे पुराना चर्च भी केरला में ही है जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मस्जिद और जो है आपका क्या बोलते हैं चर्च, दोनों कहाँ पे है सबसे पुराना, केरला के अंदर ही है। केरल में अयप्पा सबरीमाला का मंदिर है, साइलेंट वैली परियोजना है। इडुक्की परियोजना जो पेरियार नदी पे है, कई दफा पूछे गए हैं, खास करके रेलवे काफी पूछता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो अनायमुदी है ये भी केरल में है। आप कार्डेमम हिल भी
कह सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा इंडिया की सबसे जो बड़ी झील है ये कौन सा झील है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इंडिया की लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी झील कौन सी है। मैंने खारे पानी, मीठा पानी ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया है। आंखों में ही, आंखों की रेटिना का वही कार्य है जो कैमरे में डॉट 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 का। तो कैमरा में कौन सा वैसा चीज है जो आंख में रेटिना के जैसा कार्य करता है। ये कैमरा है और ये अपना आंख है, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है, तो फिल्म के जैसा काम करता है, ठीक है। फिल्म के जैसे काम करता है अपने आंख की रेटिना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ही बनता है, ठीक है। वो रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। और रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु से सदैव छोटा होता है। मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो आप कहेंगे उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं। नेत्रदान में क्या डोनेट करते हैं, टोटल पूरा आंख डोनेट करते हैं, नहीं, सिर्फ कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आंख के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आंख के बीमारी को ठीक करने में महारत हासिल किए होते हैं, पढ़ाई किए होते हैं, उनको जो है ऑफ्थोलोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी के अंदर कई दफा पूछे गए हैं। बच्चे के रोग में जो मतलब महारत हासिल किए होते हैं पेडिस्ट्रिशियन कहते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। लेंस की क्षमता डायप्टर में मापा जाता है, डायप्टर को डी से इंडिकेट किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो इमेजिनरी इमेज है उसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। अवतल दर्पण में वास्तविक यानी रियल इमेज और आपका काल्पनिक जो है इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी दोनों प्रकार की इमेज बनते हैं। किस दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक इमेज ही बनती है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसकी फोकस दूरी जो है दाएं तरफ होती है, तो हमेशा काल्पनिक। और उत्तल अवतल, माफ कीजिएगा, ये है उत्तल, है ना, और ये है जी अवतल। अवतल है आपका जो है बाएं साइड वाला और दाएं साइड वाला उत्तल, ये हो जाएगा। इसका फोकस दूरी इधर होता है बाएं साइड। तो इसमें एक बार ऐसी कंडीशन आता है कि एक प्रतिबिंब यहाँ बनता है एक स्थिति में, बाद बाकी इसमें भी सभी प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, लेकिन एक काल्पनिक भी बनता है, और इसमें खाली काल्पनिक बनता है उत्तल में, ठीक है। इसके अलावा फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कई बार एसएससी ने पूछा है। और इस थायोसल्फेट यानी सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं, हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। इनके अलावा सोर्बिक एसिड तथा बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किस रूप में किया जा सकता है। देखिए, सोरेबिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, नमक हो गया, इन सब का इस्तेमाल हम खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थ को जो संरक्षित करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। जैसे अचार वगैरह में नमक डाल के देखने खराब नहीं होता जल्दी, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो नमक का भी इस्तेमाल हो सकता है ना। खाद्य पदार्थ में संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हड्डी को जोड़ों पर जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है उसे हम गठिया रोग कहते हैं। एसिड से संबंधित बात करेंगे यहाँ पे। दूध में पाए जाने वाली अम्ल लैक्टिक अम्ल है ना। और दूध से जो प्रोटीन पेट में जाता है उसे पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन, है ना। पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटीन के पाचन में ही सहायक होते हैं। जहाँ प्रोटीन जहाँ पेप्सिन अन्य प्रकार के प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, वहीं रेनिन क्या होता है कि जो दूध से आया हुआ प्रोटीन है उसे पचाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार जो सिरका होता है खाने वाली, जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में मतलब भोजन में बनाने में डालते हैं, खास करके चाइनीज खाना जो होते हैं, मंचूरियन, ये सब जो आपका राइस वगैरह है ना, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है कम मात्रा में। इनके अलावा चींटी या मधुमक्खी का डंक या फिर बिच्छू के डंक, इसमें क्या पाए जाएंगे, फॉर्मिक एसिड पाए जाएंगे। इनके अलावा सभी प्रकार के जो सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी करने का मतलब ऐसा बैटरी जिसे डिस्चार्ज होने के उपरांत चार्ज कर पुनः यूज किया जा सकता है, उसे सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। उसमें हम H2SO4 ही भरते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ही भरते हैं। चाहे तो कार का हो चाहे तो घर के इन्वर्टर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके जगह पे HCl नहीं, सिर्फ H2SO4 भरा जाता है। H2SO4 को रसायन का राजा भी कहा जाता है और आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और जो भस्म होता है ना, या फिर क्षार होते हैं, उनका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। आपके सामने कुछ एक चीज़ों का पीएच मान है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे नींबू हो गया, है ना, सिरका हो गया, लेमन हो गया, मानव मूत्र हो गया, दूध हो गया। तो ये कुछ चीज़ हैं जो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है ना। इनके अलावा भारतीय मुद्रा का पहली बार विमुद्रित
विमुद्रीकरण कब किया गया था? देखिए, भारतीय मुद्रा 2016 में जब आपने नोटबंदी देखा तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था कि पहली बार नोट बंद हुआ, ऐसा नहीं है। मुद्रा का प्रचलन में ब्रेक पहले भी आया था, यानी विमुद्रीकरण पहली बार 1946 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, है ना। वहाँ पे जो बड़े बड़े नोट थे उन्हें बंद किया गया था। दूसरी बार विमुद्रीकरण की बात 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार म्हणजे मोरारजी देसाई की सरकार, है ना। मोरारजी देसाई यानी केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। बाद बाकी जब से इंडिया स्वतंत्र हुआ था 1947 से, तब से खाली कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1977 में मोरारजी देसाई साहब जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सत्ता में आए और उसी समय 1978 में जो है इन्हीं सरकार के द्वारा ये क्या बोलते हैं इनको, विमुद्रीकरण को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 2016 में पुनः बीजेपी सरकार ने 500 रुपया का नहीं, हाँ 500 का और 1000 रुपये की नोट को बैन कर दिए थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। कई बार रेलवे की तो पसंदीदा की क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है कि जो गुड मनी है वो बैड मनी को, और जो बैड मनी है वो गुड मनी को प्रचलन से धकेल देता है। इनके अलावा मुद्रा का मूल्यन करने से निवेश में बढ़त या निर्यात में बढ़त होती है। कैसे होती है मैंने समझा दिया था आपको कि मान लीजिए एक USD की वैल्यू जो है आज 80 रुपया है। अगर आप अपने मुद्रा का मूल्यन करते हैं तो एक USD यानी यूनाइटेड स्टेट डॉलर भाई, तो इनकी जो वैल्यू है आप मूल्यन करेंगे तो इधर बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए 82 रुपया हो जाएगा, है ना। तो अगर अमेरिका के निवासी को या फिर कोई अन्य देश के निवासी को अगर 8000 की सामान आपसे खरीदना है तो उस समय उनको $100 देना पड़ता था। लेकिन वही 8000 की सामान अगर इस स्थिति में खरीदेगा जब आप अपने मुद्रा को अवमूल्यन करके उसकी वैल्यू को गिरा दिए हो, तो 100 से कम डॉलर में ही 8000 आ जाएंगे। चूंकि $1 का वैल्यू अब 82 रुपया हो गया है, तो ये लोग चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए, अर्थात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, निवेश भी पनपते हैं। किससे? अवमूल्यन से, है ना। बाजार में मुद्रा के सप्लाई की तरलता बढ़त होने से क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है ना। महंगाई बढ़ जाती है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा सामान खरीदने में विश्वास करोगे और महंगा कपड़ा पहनोगे मुफ्ती का। अगर पैसा कम है तो फिर फुटपाथ पर से भी चल जाता है। मुद्रा आपूर्ति के चेन में M1, M2, M3 और M4 पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बार के SSC GD ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई इन चारों मुद्रा आपूर्ति के चेन में जो या यूज होने वाला यार्डस्टिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्रा आपके बाजार में है? तो सबसे ज़्यादा M1 मुद्रा होता है और सबसे कम तरलता M4 मुद्रा का होता है। ये सेम क्रम में है, सबसे ज़्यादा M1 होता है, उससे थोड़ा कम M2, उससे थोड़ा कम M3 और सबसे कम M4 मुद्रा होता है। भारत में किस राज्य में आधिकारिक तौर पर अफीम की खेती की जाती है? देखिए भारत में, है ना, चोरी छुपे में बात नहीं करता, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे खेती होती है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है। अफीम जब भी नाम आता है तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बात आता है कि एक नशीली चीज़ है, जरूर नशीली चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल मेडिकल सेक्टर में भी होता है। इसीलिए यह थोड़े मात्रा में लाइसेंस या परमिट देने के बाद किसानों से इनका खेती करवाया जाता है। जो कहाँ पर होता है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट में होते हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर करके जगह है जो राजस्थान के, है ना, करीबी जिला है मंदसौर, तो वहाँ पे इनकी खेती अच्छा खासा होता है। ठीक है। भारत में अफीम की खेती के लिए सरकार से परमिशन आवश्यक होती है। परमिशन के तहत किसानों को एक लाइसेंस इशू करवाया जाता है तथा परमिशन में निर्धारित जमीन पर ही अफीम की खेती की जा सकती है। अगर परमिशन में लिखा है कि आपको 1 एकड़ पे करना है तो आप 1.01 एकड़ पे खेती नहीं कर सकते, यह गैर कानूनी हो जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2023 में सर्वाधिक अफीम उत्पादन में पड़ोसी देश म्यांमार ने, है ना, जो है सफलता हासिल किया है। सबसे अधिक अफीम की खेती अभी म्यांमार में हो रही है इस साल 2023 में। इससे पहले अफगानिस्तान टॉप पे था। ठीक है। इनके अलावा विश्व में प्रमुख अफीम उत्पादक देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार। अफीम उत्पादक देश को गोल्डन क्रिंसेट कहा जाता है। अफीम शीत का ऋतु की फसल है। इसमें जो फलों की दूध होती है, इस प्रकार की फल होता है गोल गोल, इसमें एक चीरा लगा देते हैं और इस चीरा से, है ना, पहले व्हाइट फिर लाल रंग में तब्दील हो जाता है और एक इस प्रकार का जो, है ना, लेटेक्स कहते हैं इसे, वैसे रबर के दूध को भी लेटेक्स कहते हैं, तो ये लेटेक्स कलेक्ट करके इसे ही अफीम कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा ना, एकदम ध्यान रहेगा। आप गाँव घर में देखे होंगे सहजन का जो पेड़ होता है, सहजन मतलब मुनगा, है ना, मुनगा नहीं होता गाँव घर में, मोरिंगा भी बोलते हैं उसे, तो उसके पौधे में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लस्सा रहता है निकला हुआ, तो उसी प्रकार से अफीम भी निकलता है चीरा मारने के बाद। ठीक है। इनके अलावा
अदिति मंगल दास का संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस स्वरूप से है? तो जो अदिति मंगल दास है इनका संबंध शास्त्रीय नृत्य के कथक फॉर्मेट से है। ठीक है, कथक नृत्य उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी इसके ऑप्शन में हो सकते हैं। और इस नृत्य में जो है हिंदुस्तानी मतलब हिंदू वाला जो नृत्य परंपरा है इनके इतर इस्लाम धर्म के समावेशन भी देखने को इसमें मिलता है, क्योंकि इस नृत्य को अवध के नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण प्राप्त था। कथक नृत्य के कलाकार में आएंगे तो सबसे फेमस पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये दोनों बहुत फेमस है। बाद बाकी लेटेस्ट कलाकार नालनी कमालनी अस्थाना, शोभना नारायण भी पुराने, उषा शर्मा, सरस्वती सेन, ये सब कथक नृत्य के कलाकारों में से हैं। भारत में कथक केंद्र कहाँ है? ये सरकार का है भाई, ये किसी आदमी का नहीं है। तो कथक केंद्र दिल्ली में स्थित है। यह कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को कई दफा बता चुका हूँ। कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी। इनके अलावा MS एक्सेल 365 में सेल की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए, इटैलिक बोल्ड आपने कई बार जो फॉन्ट होता है उनका नाम है। इटैलिक कहेंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इस प्रकार से आई हो जाता है, और एक आई हम सीधे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जे लिखें, इटैलिक लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाता है। तो ये इटैलिक बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की देते हैं जब हम MS एक्सेल 365 पे काम कर रहे हैं? तो Ctrl+3। ये क्वेश्चन इसलिए समावेशन करना पड़ा क्योंकि जो बच्चे CHSL का एग्जाम देते हैं उनमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो ध्यान रखना है जब आप एक्सेल पे काम कर रहे हो। Alt+F11 दबाओगे तो टॉगल्स बिटवीन द विजुअल बेसिक एडिटर विंडो एंड द एक्सेल विंडो, है ना। इसी प्रकार से जो अभी मैंने क्वेश्चन रखा था कि भाई Alt+3 था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। Alt+1 2 3 है, तो यहाँ पे और भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन। Alt+1 है क्या है? डिस्प्लेड द फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स, है ना। माफ कीजिए, Ctrl+1। Ctrl+2 क्या होता है? टॉगल्स बोल्ड और करेंट सिलेक्शन, है ना, जो भी सिलेक्ट किए होंगे उसे बोल्ड करने के लिए है। Ctrl+3 क्या है? इटैलिक करने के लिए है ना। तो इस प्रकार से आप इसे PDF में देख सकते हैं, या फिर वीडियो को होल्ड करके, अगर आप PDF नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकते, तो होल्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, कुलिक पक्षी अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में और आएंगे तो बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। सुंदरबन को फिर से अलग से बताना बहुत जरूरी है क्योंकि सुंदरबन अपने आप में अद्वितीय है। सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, यह भारत में ही नहीं विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है ना, जो बांग्लादेश तक फैला हुआ है ना। यहाँ पे सुंदरी का वृक्ष मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगी, और यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार के वन बनेंगे। मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है? जहाँ तटीय इलाका हो। यह एक दलदली वाला वन होता है, इसे ज्वारीय वन भी कहा जाता है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में टपक पड़ते हैं। एक बार पूछा भी गया था ज्वारीय वन किसे कहते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ पे महिला मुख्यमंत्री कार्यरत है, और इंडिया में इस समय किसी भी राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो आपको इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ेगा, है ना। ये पश्चिम बंगाल की बात आ रही है इसीलिए बता दिया। ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये धुबरी से सादिया को जोड़ते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली प्रमुख नदी में आएंगे तो हुगली, जो गंगा का ही एक पार्ट है, गंगा का ही एक धारा है ना। जो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उससे पहले अपना हुगली नामक धारा को इंडिया में छोड़ती है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में स्थित माजेर हाट ब्रिज का अब नाम नेताजी के जयंती के अवसर पे जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह था कोलकाता पोर्ट, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। इनके अलावा भारत में हिमालय श्रेणी के पर्वत चोटियों में दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? देखिए, भारत का भी होना चाहिए, हिमालय श्रेणी का भी होना चाहिए, और सबसे ऊंचाई नहीं दूसरा सबसे ऊंचाई होना चाहिए। तो ये है भैया नंदा देवी। नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट होगा? कुमायूं हिमालय का पार्ट होगा। कुमायूं हिमालय मतलब उत्तराखंड वाले रीजन। हिमालय को नदी के विभाजन के आधार पर 4 पार्टों में बांटा गया है। पहले पार्ट को आप पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय या जम्मू हिमालय कहते हैं।
हैं, दूसरे पार्ट को आप कुमायूं हिमालय कहते हैं, तीसरे पार्ट को आप नेपाल हिमालय कहते हैं और चौथे पार्ट को आप असम हिमालय या पूर्वी हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हिमालय को बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, लेकिन मैं नदी के आधार पर यहाँ पे आपको समझाया हूँ। तो नंदा देवी जो है भारत में दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो हिमालय की है। पहला सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है भारत का, जो पूर्ण रूप से भारत का है, जो सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, इसकी टोटल ऊंचाई 7816 मीटर है। देखिए ओवरऑल हिमालय रेंज की ये दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो भारत में है, लेकिन जो कुमायूं हिमालय हमने बताया, अच्छा बता देते हैं, नदी के आधार पर शायद नहीं बताया अभी। देखिए सिंधु से सतलज आएंगे तो पंजाब हिमालय होगा, सतलज से काली आएंगे तो आपका कुमायूं हिमालय होगा, काली से तीस्ता आएंगे तो आपका नेपाल हिमालय आएगा और तीस्ता से दिहांग आएंगे तो आपका असम हिमालय होगा। ठीक है, तो जो कुमायूं हिमालय है इसके टॉप चोटी भी है नंदा देवी अपने आप में। दुनिया के सबसे अधिक ऊंची चोटी नेपाल में है जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ये हिमालय रेंज का है, 8850 मीटर इसकी हाइट है और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था। दूसरा सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, इसे K2 भी कहते हैं, यह पूर्ण रूप से भारत का नहीं है, है ना। तीसरा सर्वाधिक ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। कंचनजंगा की हाइट की बात करेंगे तो 85-86 मीटर, यह भारतीय राज्य सिक्किम में है। और K2 की हाइट की बात करेंगे तो 86-11, माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो 78-50, है ना, ध्यान रहेगी। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कमेत। पहला आपने देखा कंचनजंगा सबसे अधिक हाइट में है भारत का, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कामेत। कामेत भी कुमायूं हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए। दुनिया की सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है ना, बहुत युवा पर्वत है ये, जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से निर्मित हुआ है। हिमालय के स्थान पे प्राचीन काल में टेथीज सागर नामक जो है सागर हुआ करता था। हिमालय से निकलने वाली नदी कैसी होती है, 12मासी होती है। मैंने बता दिया था क्यों 12मासी होती है, क्योंकि ग्लेशियर से भी जल स्रोत मिलते हैं और वर्षा से भी मिलते हैं। ठीक है, इनके अलावा इनमें डिफरेंट बताया था पेनिनसुलर रिवर में और इनमें। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत और किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ये रसिया के सहयोग से किया गया था। कुडनकुलम परियोजना भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कुडनकुलम, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम भी एक परियोजना है, जो कल्पक्कम जो है ये स्वदेश निर्मित भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। तो ये एक अलग से पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, है ना। जो बच्चे रेलवे RPF के लिए क्लास चाहते हैं तो अभी थोड़ा दिन आपको रुकना होगा। मेरे ख्याल में मैं इस महीने के लास्ट तक, हमारे ख्याल में 30 मार्च को जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा RPF के लिए। RPF में भी सेम जो है आपके 20 के करीब, 25 के करीब क्लासेस आएंगे और उसी में मैं आपको एक अच्छा खासा नंबर मिलवा के दूंगा एग्जाम के अंदर, चिंता न करें। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा जो है जो कंटेंट दे रहा हूँ उसे वॉच कीजिए। कोई भी कंटेंट जो है खराब नहीं है हमारा, है ना। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो कराते हैं काम के होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, है ना। इसके अलावा भारत का पहला जल विद्युत परियोजना शिवा समुद्र है, जो कावेरी नदी पर लगाया गया था। और भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा जो है नीलगिरी को दिया गया था 1986 में। तो इसे भी ध्यान रखें। देखिए नीलगिरी पर्वत जो है ये तमिलनाडु में है और नीलगिरी पर्वत जो है ना, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मिलन साइट भी है, तो ये ध्यान भी रखेंगे। टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है और इंडिया की सबसे ऊंची बांध परियोजनाओं में से है ना। और इनकी टोटल हाइट की बात करेंगे तो 261 मीटर से भी अधिक होती है। तो इस परियोजना को लगाने में भी सोवियत संघ की मदद लिया गया था, यानी रसिया कह सकते हैं। ठीक है, बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में है, भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना, ये भी छत्तीसगढ़ में, बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में, ये सभी के सभी रसिया के सहयोग से ही लगाया गया था। दुर्गापुर कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से, जबकि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाए गए थे। दुर्गापुर, राउरकेला और आपका भिलाई, ये तीनों सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाया गया था। जनवरी 2024 में नवनिर्मित अटल सेतु, जिसका उद्घाटन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे, है ना, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया था, जो बम्बई के अंदर है, मुंबई के अंदर है और अभी इंडिया में यह सबसे लंबी ब्रिज है 21.8 किलोमीटर की। तो इसमें भी जापान का सहयोग लिया गया है आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इंडिया का कुछ मेजर पोर्ट का यहाँ पे आप मतलब मेजर परमाणु बिजली घर
यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजस्थान में जिसका नाम होता है रावत भाटा, गुजरात में आपका काकरापारा, महाराष्ट्र में आपका तारापुर, कर्नाटक में आपका कईगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों हैं। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में 2 है। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो नरौरा होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मेंडेलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के 63वां तत्व कौन सा था? आप सभी जानते हैं कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में टोटल 63 जो है आपका तत्व हुआ करता था। तो जो अंतिम तत्व था ये कौन था? तो भाई यूरेनियम को जगह दिया गया था। मेंडेलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनकर तैयार हुआ था और मात्र 63 तत्व को जगह दिया गया था, जो परमाणु भार के क्रम में सजाया गया था या फिर द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया था। इस आवर्त सारणी में काफी सारा स्थान को रिक्त रखा गया था, ताकि जब भविष्य में इस प्रकार के तत्वों की खोज किया जाएगा तो इस जगह पे रखा जाएगा। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त और आपका 9 समूह थे या फिर वर्ग थे। अक्रिय गैस की खोज उस समय तक नहीं किया गया था, इसीलिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का समावेशन आपको पार्टिकुलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले निर्मित है, जो अपना 118 ज्ञात तत्वों के साथ जो है रिप्रेजेंट है। इसके अलावा है ना, परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाया गया है और आवर्त है 7 और वर्ग बढ़कर हो गए हैं 18। 118 में तत्वों को बता दिया था, 91 20 और 7। ठीक है। 91 था मेटल, 20 नॉन मेटल और 7 उपधातु था, जिसे आप सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। ये आपके आवर्त सारणी है। बाद बाकी मैंने 18 समूह को आपको याद करवा दिया हूं। कैसे याद किया जाता है? 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर संक्रमणीय धातु कहते हैं। 1 और 2 को अल्कलाइन मेटल कहते हैं, जिसमें 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, है ना। 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, है ना। 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, 16 को ऑक्सीजन या केल्कन फैमिली, 17 को हैलोजन ग्रुप और 18 को नोबेल गैस ग्रुप कहते हैं। नीचे जो है एक लेंथेनाइड है और एक एक्टियोनाइड समूह को रखा गया है। अगर एसपीडीएफ के क्रम में आप इसे समझते हैं तो नीचे वाला एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो नीला वाला पर्पल कलर का दिख रहा है। 3 से 12 वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, पहला एस ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार संसद में कब पेश किया गया था? देखिए अभी ये चर्चा में है जोरों शोरों पे। ठीक है। तो पहली बार इसे 2016 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन जब 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक आया था तो उस समय क्या हुआ कि भाई लोकसभा में पेश होने के बावजूद पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। पुनः जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया, जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह एक क्या बन गया? अधिनियम बन गया। और अभी जो है कल या परसों 2 दिन पहले 11 मार्च को इसे लागू करने की बात कह दी गई है। सबसे पहले ये क्या चीज है, इसे मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में 6 धर्म के लोग है ना, जो भारत के कोई भी पड़ोसी देश से 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आ गए हैं और इस आने की जो है सत्यता को साबित करना होगा। और साबित कैसे होगा? या तो यहाँ इंडिया में राशन कार्ड बनवाए हो, या फिर कोई बिजली का बिल भरे हो, या फिर कोई घर में रेंट चुकाया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर सत्यापित हो जाता है कि अमुक पर्सन 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है और 6 धर्म के लोग हैं, है ना, जिसमें पारसी है, ईसाई भी है ना, बौद्ध है, हिंदू है, इस प्रकार से, तो उनको जो है नागरिकता दी जाएगी इस प्रकार से। और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे पहले नागरिकता के लिए आवेदन 11 वर्ष से घट के इस वाले प्रावधान के अंदर 5 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि नागरिकता संशोधन जो ये बिल है वो किस राज्यों में लागू नहीं होती है। तो जो आपका छठा वाला में है ना राज्य, है ना, कुछ स्पेसिफिक, तो उस पे लागू नहीं होगा। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। बाद बाकी हमारा जो नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। इसे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में रखा गया है। एकल नागरिकता है हमारे यहाँ इंडिया में। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बेबल थे, लॉर्ड बेबल, है ना। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अच्छा उद्देश्य था इसका, अच्छा मोटो था, अच्छा काम हुआ। इसके जो है संवैधानिक ढांचा पे काम करने के लिए भावी भविष्य में भारत के लिए। इसके अलावा इसमें सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, इसमें पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था कैबिनेट मिशन का। इनके अलावा प्रसिद्ध क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इसी मिशन की जब मतलब विफलता हो गई, मतलब सफल नहीं रहा, इनमें कहे गए वादे खरे नहीं उतर पाए, तभी गांधी जी ने, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया था। और इस आंदोलन में करो और नरो मरो, डू और डाई का नारा भी दिए थे। और इस आंदोलन में
जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेडी, उनका नाम था अरुणा आसफ अली। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो जो क्रिप्स मिशन हुआ उस समय वायसराय लिन लिथगो था। साइमन कमीशन 1927 में बनके तैयार होता है, 1928 में भारत आता है। क्यों आता है भारत? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के अंदर जो अधिनियम बना था उनके समीक्षा हेतु इस कमीशन को भेजा जाता है इंग्लैंड से भारत, है ना। तो इसे गोरों का कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय अंग्रेज कौन थे यहाँ का वायसराय? तो इरविन था, ठीक है। जैसे आपने गांधी इरविन समझौता 1931 सुना होगा, है ना। तो ये था इरविन, ठीक है। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 का समीक्षा करने के उद्देश्य से आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन या गोरों का कमीशन कहा गया था। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के शिकार हुए थे, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, उस समय वायसराय कर्जन था। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थितियों पर विचार करने हेतु कर्जन के काल में ही बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। रद्द हुआ था बंगाल विभाजन 1911 में हार्डिंग के काल में, हार्डिंग द्वितीय, है ना। हंटर आयोग 1882 रिपन के काल में शिक्षा पे काम करने के लिए आया था। 10 वर्षों पे लगातार जनगणना भी रिपन के काल से ही स्टार्ट हुआ था और पहला जनगणना 1872 में मेयो के काल में स्टार्ट हुआ था। प्रसिद्ध वर्नाक्युलर एक्ट 1878 में, भारतीय आर्म्स एक्ट 1878 में, ये दोनों चीज जो है लिटन के काल में आया था। कहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है लिटन, है ना। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, असहयोग आंदोलन 1920, ये दोनों चीज चेम्सफोर्ड के काल में जो है चलाया गया था। असहयोग आंदोलन, है ना, महात्मा गांधी से जुड़े हुए, और इसी आंदोलन में पूरे इंडिया के सभी समुदाय के लोगों का जो है सहयोग मिला था। मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी है? जो 2024 में अभी घोषणा हुई है, तो इसका नाम है क्रिस्टीना पेस्कोवा, भाई इस प्रकार से नाम है ना। तो भाई ध्यान रखेंगे, ये चेक गणराज्य का है। इसके जैसे आप याद रख सकते हैं, है ना, क्रिस्पी याद रख सकते हैं। बहुत सारे जो स्नैक्स होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, उसी प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टीना पेस्कोवा, शुरुआत का मैंने 3 ले लिया और दोनों वर्ड में से, तो क्रिस्पी हो जाता है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो मार्च 2024 में कहाँ आयोजित करवाया गया था? तो मुंबई के जियो सेंटर में आयोजित करवाया गया था। 71वां मिस वर्ल्ड जो है ये कंपटीशन था। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से सीनी शेट्टी ने भाग लिया था, लेकिन इनका जो है मतलब जीत नहीं पाई। इनके अलावा भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड 1966 में रीता फारिया, फिर ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में, 1997 में युक्ता मुखी, 1999 में प्रियंका चोपड़ा और 2000 में मानुषी छिल्लर। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये मिस वर्ल्ड है। अब है एक मिस यूनिवर्स, तो 2 रहे हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो भारत की मिस यूनिवर्स है ना, सुष्मिता सेन पहला, फिर लारा दत्ता जो महेश भूपति की वाइफ भी है ना। इनके अलावा एक और बना था, हरनाज कौर संधू, इस प्रकार से नाम है इनका। तो 3 हो जाएगा, इसे जोड़ लीजिएगा 3, यहाँ पे 2 ही लिखा, मैं 3 लिख के दूंगा। इनके अलावा पुरुषों के द्वारा फेंके गए डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस की त्रिज्या कितनी होती है? जो चक्का डिस्कस होता है, जो पुरुषों की खेल है, तो उस चक्के डिस्कस की त्रिज्या कितनी होती है आपसे पूछा है। तो जो पुरुष वाला इवेंट होता है उसमें रेडियस 11 सेमी होता है। अगर व्यास पूछे तो आप जानते ही है, मैथमेटिक्स दोगुना कर देते हैं, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या और व्यास आपसे पूछा जा सकता है। अब तक तो व्यास पूछा है, मैंने त्रिज्या अपने हिसाब से लिखा है। पुरुषों के द्वारा फेंके जाने वाली चक्का डिस्कस का वजन 2 किलो होता है। वहीं जो महिलाओं का इस प्रकार का प्रतियोगिता होता है चक्का डिस्कस वाला, तो उसमें महिलाओं का जो वजन होता है चक्का डिस्कस का 1 किलो का होता है। महिलाओं के लिए डिस्कस का व्यास 18 सेंटीमीटर, वहीं पे आपने पुरुषों वाले का देख लिया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका डिस्कस थ्रो की बात हो गई कि इसमें क्या पैमाना रखा जाता है। अब आता है गोला फेंक, जो शॉर्ट पुट होते हैं। तो पुरुषों का जो गोला फेंक होता है वो 16 पाउंड का होता है। अगर आप दरोगा वगैरह की तैयारी करते हैं, खास करके बिहार में, तो सेम यार्ड स्टिक अपनाया जाता है। यहाँ भी 16 पाउंड का होता है, 7.26 केजी वजन होता है उसका। और अगर आप महिला की गोला की बात करेंगे तो 8.8 पाउंड की होती है, 4 किलोग्राम का होता है, ठीक है। इनके अलावा महिलाओं की जो 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है, ये सिर्फ महिलाओं की ही होती है। अगर पुरुष की 100 मीटर की बाधा दौड़ की बात करेंगे तो इसमें 110 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये एक जो है अलग से चीज है, जरूर ध्यान रखना है।
है भाई। जैसे नॉलेज, कनॉलेज को नॉलेज कैसे पढ़ते हो, तो आपके मन में है ना कि के साइलेंट है, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों का 100 मीटर दौड़ कहेगा तो 110 मीटर का होता है, सिंपल है ना। तो जो महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है तो उसमें जो हर्डल होती है, इस प्रकार से हर्डल रखे होते हैं, है ना। तो इस हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, तो हर्डल की ऊंचाई होती है 0.838 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ होगी तो उसमें हर्डल की ऊंचाई होगी 1.067 मीटर, ठीक है। इसके अलावा वॉलीबॉल जो खेल होता है जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, तो जो वॉलीबॉल खेल होता है तो अगर पुरुष वाली इवेंट है तो उसमें जो नेट की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर, और महिला की वॉलीबॉल प्रतियोगिता है तो उसमें नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। इस प्रकार नहीं होता है कि नेट लटकता रहता है, इधर भी 6 खिलाड़ी और इधर भी 6 खिलाड़ी जो है एक बॉल को हाथ से मार मार के उसके घर में करता रहता है। इसके अलावा ओलंपिक स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं, तो 10 लेन होते हैं। SSC ने इसे आंसर माना है एक बार, है ना। इसके अलावा विश्व तैराकी चैंपियनशिप की बात करेंगे तो उसमें 8 लेन होती है और लेन की लंबाई कितनी होती है, तो 50 मीटर रखा गया है ना, जो स्टैंडर्ड है, और इस बार पूछा भी गया था GD के अंदर। इसके अलावा प्रसिद्ध होयसल वंश के संस्थापक कौन थे, तो भाई होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है, ध्यान रहेगी। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगीर, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद, और अंतिम मतलब शासक धनानंद, और इसी धनानंद को हरा के जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश के भी अंतिम शासक पूछे जाते हैं तो बृहद्रथ। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, है ना, कुछ दिक्कतें हैं मेरे सामने, इसीलिए मैं रोजाना नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, तो आना ही पड़ता है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो ऐसा वैसा जरूर आऊँगा। अगर किसी बच्चे को PDF संबंधित क्वेरी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके PDF से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।